अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैयत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम इंशाल्लाह वीक नंबर 12 का लेक्चर 1 करेंगे और कंटिन्यू करेंगे हम सैम्पलिंग से, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में शुरू की थी और काफ़ी हद तक उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था। तो सैम्पलिंग को ही थोड़ा सा रिवाइज़ करते हुए आगे चलते हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर हमारे पास एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल x ऑफ t है जिसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं या फिज़िकली उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x ऑफ n में, तो हमारे लिए जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो ये डिटर्मिन करना बहुत मुश्किल है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम कितनी टाइम ड्यूरेशन के बाद उसको स्विच ऑन एंड ऑफ करें। कि अगर उसका जो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसका पहले सैंपल उठाया तो नेक्स्ट सैंपल उसका कितनी देर के बाद उठाना चाहिए, वी डोंट नो दैट बिकॉज इट माइट हैपन कि अगर हम मिस्टेकनली कोई एक स्विचिंग टाइम टी सेलेक्ट करें तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि बहुत सारे डिफरेंट एक्स ऑफ टी या बहुत सारे डिफरेंट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में रिजल्ट इनटू सेम एक्स ऑफ एन। ठीक है, तो टाइम डोमेन में रहते हुए हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो हम लोगों ने उसका हल ये निकाला था कि इंस्टेड हम अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का ट्रांसफॉर्म उसको वो हमें पता हो, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, तो हम लोगों ने ये डिटर्मिन किया था मैथमेटिकली कि एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को जिस वक्त हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो बेसिकली उनके इन दोनों सिग्नल्स के ट्रांसफॉर्म्स के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो ये है कि एक्स ऑफ एन के ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो अब हम जब एक्स ई टू जी ओमेगा और एक्स जे कैपिटल ओमेगा इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करें तो वी नो कि बेसिकली ये जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का ट्रांसफॉर्म है ये एक तो मल्टीप्लाई होता है 1/t से। ठीक है, उसका स्केलिंग फैक्टर एक होता है और उसके अलावा उसकी बहुत सारी कॉपीज जनरेट होती हैं। आई होप इट इज़ विजिबल। जे ओमेगा माइनस के ओमेगा एस मैंने लिखा, पहला सैंपल उसी तरह से ज़ीरो के ऊपर रखा जाता है, ज़ीरो के इर्द गिर्द। अगर फॉर एग्जांपल हम एक बेस बैंड या लो पास सिग्नल की बात करें तो पहला तो बिल्कुल जो उसका उसकी तस्वीर है वो वहीं पे जाके बनेगी। उसके बाद उसके राइट साइड पे हम जाते जाएं तो पॉजिटिव इंटेग्रल मल्टीपल्स के ऊपर और नेगेटिव इंटेग्रल मल्टीपल्स के ऊपर उसकी बहुत सारी कॉपीज रेप्लिकेट होती जाएंगी उस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम की। ठीक है, मसलन अगर हमारे पास एक्स जे ओमेगा की शक्लो सूरत कुछ ऐसी है। ठीक है, इसका एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा एच है, जो कि प्रॉब्लली मैंने जिक्र किया था कि ओमेगा एच को हम नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में होता है। तो हम जब एक ऐसा सिग्नल जिसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अगर हम इसको टाइम डोमेन में इसकी डिस्क्रिटाइजेशन करेंगे तो उस डिस्क्रिटाइज्ड सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम होगा इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। और चूंकि एक्स एक्सिस पे हम कुछ भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो फिलहाल मेरे लिए थोड़ा सा आसान है अगर मैं इसे कैपिटल ओमेगा के अगेंस्ट प्लॉट करूं। बाद में मैं आपको स्मॉल ओमेगा या लोअर केस ओमेगा के अगेंस्ट प्लॉट करके दिखा देती हूँ कि वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली क्या होगा कि एक दफ़ा ये सिग्नल या स्पेक्ट्रम इस तरह से अपीयर होगा, उसके बाद यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसका जो सेंटर है वो वहाँ पे चूँकि के की वैल्यू 0 है तो एक्स जो ओमेगा इटसेल्फ अपीयर हुआ है। और अगर इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था वो 1 था अगर, तो यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1/t होगा। ठीक है, उसके बाद ये एक दफ़ा यहाँ पर अपीयर होगा, फिर यहाँ पर अपीयर होगा एंड सो ऑन। यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 ओमेगा एस है, फिर हमें ये यहाँ पर अपीयर होता नज़र आएगा जहाँ पे इसकी वैल्यू ओमेगा एंड सो ऑन। ये इन्फिनिट कॉपीज इसकी जनरेट हो जाएंगी इस स्पेक्ट्रम की। ठीक है, और अगर हम यही वाला स्पेक्ट्रम प्लॉट करना चाहें वर्सेस ओमेगा, ठीक है, तो हमें हर वैल्यू को टी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, टी यानी कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल।
जो कि हम लोगों ने जो कि ये वाली वैल्यू है, ठीक है, या फिर हम लोगों ने जिस सैम्पलिंग टाइम में उसको डिस्क्रिटाइज करना है। तो जब हम हर वैल्यू को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली जो ये वाली ओमेगा एस जो है ये इट विल कम आउट टू बी 2 पाई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो माइनस ओमेगा एस है इसकी वैल्यू भी 2 पाई। ये जो मैंने निशान जो बेसिकली लगाया है उसका मतलब है कि मैं ओमेगा एस को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ओमेगा एस जो है वो बेसिकली हम इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी 2 पाई, ठीक है, और माइनस ओमेगा एस विल ऑफ कोर्स कम आउट टू बी माइनस 2 पाई, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता ये चला कि जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि टाइम डोमेन में तो प्रॉब्ली डिसीजन लेना मुश्किल है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम लोगों ने ये एक डायग्रामेटिक या मैथमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया तो हमें पता ये चला कि ओमेगा एस कम से कम इतना ज़्यादा होना चाहिए कि हमारे पास जो एक मेन स्पेक्ट्रम है वो पूरे का पूरा हमारे पास कवर हो जाए, और जो नेक्स्ट स्पेक्ट्रम अपीयर होना है ओमेगा एस एज सेंट्रल फ्रीक्वेंसी वो उस स्पेक्ट्रम के कवर होने के बाद शुरू हो, ठीक है। और बीच में अगर कोई थोड़ा गार्ड बैंड है तो वो तो बहुत बहुत बेहतर बात है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फिल्टर्स कभी भी इतने परफेक्ट नहीं होते कि हम इसको, ये जो बॉक्स 6 फिल्टर्स हैं यहाँ से इतने परफेक्ट नहीं होते। हम आइडली तो उनको अज्यूम करते हैं, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते या उसके लिए वो हमें बहुत बड़े ऑर्डर का फिल्टर चाहिए होता है, तो वो यू वुड लाइक कि कुछ गार्ड बैंड हो और उसके बाद नेक्स्ट जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ देर के बाद अपीयर हो, थोड़ी सी बैंडविड्थ के बाद। तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा एस मस्ट बी एटलीस्ट हायर देन, इनका जो डिफरेंस है मस्ट बी हायर देन ओमेगा एच, ठीक है, नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी से। और दूसरा, अगर ऐसा नहीं है, इन केस इफ इट इज़ जिसे कहते हैं बैंड अनलिमिटेड सिग्नल, तो फिर हमें एक एंटी एलिसिंग फिल्टर जो है वो सिस्टम के शुरू में लगाना पड़ता है या लगाना चाहिए, ठीक है। एंटी एलिसिंग फिल्टर हम लोगों ने अपने सिस्टम में कुछ इस तरह से, ये सिस्टम मॉडल में इस तरह से फिक्स किया था कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक C2D कन्वर्जन, और हम अज्यूम करें कि फ़िलहाल हमारे पास एक बीच में कोई DSP ब्लॉक नहीं है, और यहाँ पर एक D2C ब्लॉक है, यहाँ पर एंटर होने वाला सिग्नल x ऑफ t है, यहाँ से इमिट होने वाला सिग्नल x ऑफ n है, और D2C के बाद हमें y ऑफ t मिलता है, ठीक है। तो हम C2D से पहले, ठीक है, एक इसको हम कह सकते हैं कि एक ब्लॉक यहाँ पर और लगाएंगे और इसकी आउटपुट फिर C2D में जाएगी, और वो जो ब्लॉक होगा वो होगा एंटी एलिसिंग फिल्टर, जो कि एक लो पास फिल्टर होगा और उसकी हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एच होगी, ठीक है। मतलब ओमेगा एच से हायर फ्रीक्वेंसी हम नहीं चाहते कि सिग्नल में मौजूद रहे, ताकि C2D ब्लॉक और उसके बाद D2C ब्लॉक में हम लोगों ने जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है वो सक्सेसफुली काम करे, ठीक है। तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक रिलेशनशिप दोनों सिग्नल्स का, यानी कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखने के बाद ही हमें अंदाज़ा हुआ कि ओमेगा एस को बेसिकली हमने ओमेगा एच के ट्वाइस या उससे ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो हम अपनी एंटी एलिसिंग फिल्टर फिर हम यहाँ पे लगाना चाहेंगे अगर हमारे सिग्नल में कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा एच से ग्रेटर है, तो ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश की थी कि एलिसिंग का मतलब क्या है। एक सिग्नल उसके लिए हम लोगों ने देखा था, दूसरा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग थोड़ा सा इसको खुद देखें। हम लोगों ने किया ये था कि एक 5 हर्ट्ज़ का सिग्नल अज्यूम किया था कोसाइन वेव, और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने 15 हर्ट्ज़ की अज्यूम की थी, और ये इसको हम F0 कह सकते हैं या F1 कह लेते हैं, क्योंकि एक और सिग्नल अभी हम देखेंगे। तो मैंने आपसे उस वक्त हम लोगों ने ये किया था कि एक 5 हर्ट्ज़ के सिग्नल को प्लॉट करके उसका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल भी देखा था, और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि अगर इसको डिस्क्रीटाइज करें तो उसका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल या उसका स्पेक्ट्रम कैसा बनता है। और फिर मैंने आपसे कौन से कहा था कि आप एक 10 हर्ट्ज़ के सिग्नल को इसी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिस्क्रीटाइज करके उनके स्पेक्ट्रम को ज़रा कंपेयर करें इसके स्पेक्ट्रम के साथ। और फिर देन जिन लोगों ने किया है या अगर नहीं किया तो आप इसे करके देखेंगे कि स्पेक्ट्रम ऑफ बोथ दी सिग्नल्स कम आउट टू बी सेम, ठीक है।
विच इज़ इनकरेक्ट ऑफ कोर्स, इनकरेक्ट इन द सेंस कि मैथमेटिकली आप एक ठीक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, आपको सिग्नल वही मिला जो मिलना चाहिए था, लेकिन दिस इज इनकरेक्ट इन द सेंस कि इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आपके पास दो डिफरेंट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स हैं और दे हैपन टू बी मतलब उसका उस दे हैपन टू बी गिविंग सेम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से हम जब वापस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की तरफ जाएंगे तो सम इन्फॉर्मेशन विल बी लॉस्ट। आप हमेशा, चूंकि हम हमेशा प्रिंसिपल रेंज के सिग्नल्स की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल रेंज के सिग्नल को देखते हुए हम हमेशा वापस 5 हर्ट्ज के सिग्नल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब, अच्छा, ये जो फिनोमिना है कि हमारे पास मुख्तलिफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स जो कि अपेरेंटली हमें डिफरेंट लग रहे हों, वो जब एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हम बनाते हैं उनसे, और दे हैपन टू बी सेम सिग्नल्स, ठीक है, अपेरेंटली उनकी शक्ल सूरत एक जैसी होती है, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एलिसिंग। तो सिंस वी वो डोंट वांट दैट टू हैपन, तो इसलिए हम एक एंटी एलिसिंग फ़िल्टर लगाने का मकसद या वजह ये है कि हम उन सारी प्रॉब्लमेटिक फ्रिक्वेंसीज को ही एलिमिनेट कर देते हैं जो कि हमारी प्रिंसिपल रेंज से बाहर जाके फॉल करती है। अच्छा, वो प्रिंसिपल रेंज से बाहर बेसिकली फॉल नहीं कर रही होती, वो जब ओमेगा S/2 से बड़ी हो जाती हैं तो वो मिस्टेकनली प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ जाती है, ठीक है। हम लोगों ने एक इस तरह का एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी देखा था कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी 0 और ओमेगा S/2 के दरमियान है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही प्रिंसिपल रेंज में आएंगी, लेकिन जब वो इस फ्रीक्वेंसी से एक्सीड कर जाती हैं, ओमेगा S/2 से एक्सीड कर जाती हैं, तो वो फिर मिस्टेकनली प्रिंसिपल रेंज में आती है, ठीक है। तो जो वो मिस्टेकनली प्रिंसिपल रेंज में जब आएंगी तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक बात है, तो उन सारी फ्रीक्वेंसीज को हम लोगों ने एलिमिनेट करना होता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी। तो सैम्पलिंग में ये 2-3 चीज़ें हैं देखने वाली कि उसमें जो सैम्पल्ड सिग्नल और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इन दोनों के स्पेक्ट्रा का आपस में रिलेशनशिप क्या है वो आपको बहुत क्लियरली समझ आना चाहिए, और दूसरा ये कि एलिसिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जिक्र किया था लेकिन हम उसको टच नहीं कर सके थे, रिकंस्ट्रक्शन, जो कि हमें इस ब्लॉक में हमने देखना होता है, ठीक है। थोड़ी सी हम लोगों ने इस लेक्चर के स्टार्ट में एक आइडियल रिकंस्ट्रक्शन की हल्की फुल्की सी बात तो की है, लेकिन प्रैक्टिकली रिकंस्ट्रक्शन करने वाले सिस्टम्स कैसे होते हैं आज थोड़ा सा हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ओके, तो रिकंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली, उसके लिए आप एक और लफ्ज़ इंटरपोलेशन सुना होगा आपने। इंटरपोलेशन का बेसिकली मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो सैम्पल पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से हमारे पास सिग्नल कंटिन्यूस है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो दो सैम्पल पॉइंट्स हैं, ये सपोज ये और ये, अब इनके दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन है इसको अब फिलअप करना है हमने, ठीक है। तो इस प्रोसेस को इंटरपोलेशन कहेंगे। आप लोगों ने प्रॉब्ली, ये इससे रेलिवेंट तो नहीं है लेकिन शायद आपने ये लफ्ज़ एक्स्ट्रापोलेशन सुना हो। एक्स्ट्रापोलेशन ये चीज़ होती है कि अगर हमारे पास फिनिट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है और हम लोगों ने उन डेटा पॉइंट्स की बेसिस पे ये एस्टिमेट करना है कि अगर हम इससे आगे मज़ीद डेटा पॉइंट्स हमें मिलें या हमें मिलते तो वो किस तरह के मिलते, तो वो जब हम पॉइंट्स जनरेट करते हैं, उसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कहेंगे, उसको हम जनरेट कहेंगे बिकॉज वो एक बिल्कुल नया प्रोसेस होगा, तो उसको हम एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है और इस वक्त रेलिवेंट नहीं है। इंटरपोलेशन चीज़ ये है कि हम लोगों ने फिलअप करना है दो सैम्पल पॉइंट्स के दरमियान के टाइम को, टाइम ड्यूरेशन को, ठीक है। और उसके लिए जो मोस्टली या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सिस्टम्स हैं उनको डेटा होल्ड सिस्टम्स कहते हैं। तो हम अभी नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में थोड़ा सा डेटा होल्ड सिस्टम्स को देखते हैं कि मैथमेटिकली इन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमारे पास एक सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, जिसको XKT से रिप्रेजेंट किया गया है, K ऑफ कोर्स
इंटेग्रल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और टी कैपिटल टी टाइम ड्यूरेशन है दो इंटेग्रल वैल्यूज़ के दरमियान में। तो ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जो कि सिर्फ kth टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर डिफाइंड है और उसके दरमियान में डिफाइंड नहीं है। ठीक हो गया। और हम इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करके बनाना चाह रहे हैं एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से। ठीक है, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो हमें एक तो समझने की ज़रूरत है कि इसमें स्मॉल टी ये क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है और हम लोगों ने हर दो कंसेक्टिव सैम्पल के दरमियान टाइम ड्यूरेशन को फिलअप करना है ताकि वो किसी तरह से हम उसको ज्वाइन कर सके या एक कंटिन्यूस सिग्नल बना सके। ठीक है, तो ये जो टाइम मतलब कैपिटल टी बेसिकली इस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। हम जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर हैं, ठीक है, और लेट्स सपोज के इसको हम k+1 कहते हैं, तो kth इंस्टेंट से लेकर k+1 टाइम k+1 इंस्टेंट तक जाने में जो ये वेरिएबल टी टाइम है, मतलब जो कि इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट पे जाके ख़त्म होगा, इस वेरिएबल को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो टी होगी। ठीक है, ये मैंने इस तरह से बनाया कि टी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 होगी जिस वक्त हम उस टाइम इंस्टेंट के ऊपर मौजूद है, और फिर टी के इंक्रीज होता जाएगा और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल टी होगी। ठीक है, क्योंकि दो सैम्पल के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो कैपिटल टी सेकेंड्स है। ओके, और एक और चीज़ कि किसी भी kth टाइम इंस्टेंट पे या इन जनरल किसी भी टाइम इंस्टेंट पे एक्स के टी और वाई के टी प्लस टी बराबर होंगे। तो बेसिकली वाई के टी एक्स के टी से डिफरेंट इस तरह से है कि दो सैम्पल्स के दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें उसकी नॉन ज़ीरो वैल्यू है। नॉन ज़ीरो से बना दे कि एक्स के टी तो है उन इंस्टेंट्स पे डिफाइंड ही नहीं है ना, तो वाई के टी को बेसिकली हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ उसकी उस टाइम इंस्टेंट पे प्रोड्यूस करनी है। लेकिन जो एग्जैक्टली टाइम इंस्टेंट्स हैं के या k+1 या k+2 उनके ऊपर ये दोनों सिग्नल जो हैं वो बराबर होंगे। ठीक है, दैट वी कैन प्रॉब्ली गेस और वी नो दैट। अच्छा, अब मैथमेटिकली इन दोनों को हम रिलेट ऐसे करते हैं दोनों सिग्नल्स को कि हमें कुछ उसका इस पॉलिनोमियल्स में हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया, ये n-1 लिखा हुआ है। तो डिपेंड्स कि हम इस इक्वेशन में से कितने कंपोनेंट्स एट अ टाइम कंसिडर कर रहे हैं कैपिटल टी टाइम ड्यूरेशन के दौरान सिग्नल को प्रोड्यूस करने के लिए, उससे उसका नाम रखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो एक बहुत बेसिक सिस्टम है ज़ीरो ऑर्डर होल्ड का, ज़ीरो ऑर्डर होल में जो मैथमेटिकल इक्वेशन कंसिडर की जाती है वो सिंपलेस्ट पॉसिबल इक्वेशन है और उसमें हम एक ही कंपोनेंट इसी इक्वेशन में से कंसिडर करते हैं। ठीक है, और इसमें टी ऑफ कोर्स वेरी करता है यहाँ से यहाँ तक, ज़ीरो से लेकर टी तक, और बेसिकली इस बात का मतलब ये है कि हमें सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट चाहिए एक्स के टी का वाई के टी प्लस टी रिप्रोड्यूस करने के लिए, और हम उस सैम्पल पॉइंट को बेसिकली होल्ड करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे जब तक अगला सैम्पल पॉइंट नहीं आ जाता। तो हमें सिग्नल को कंटिन्यूस टाइम बनाने के लिए, हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बनाने के लिए सिर्फ एक डेटा पॉइंट या सैम्पल पॉइंट चाहिए। ठीक है, और सिग्नल जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल ज़ीरो ऑर्डर होल्ड के नतीजे में प्रोड्यूस होता है उसकी शक्ल सूरत कुछ ऐसी होती है। मैं यहाँ पे पहले डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना देती हूँ, ठीक है, और फिर हम उसको देख के समझने की कोशिश करेंगे कि एक के टी है। ओके, अब वाई के टी
प्लस टी हम बनाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एक डेटा पॉइंट आया और हम लोगों ने उसी डेटा पॉइंट की वैल्यू को मेंटेन करते हुए उसे होल्ड किया और ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जनरेट हो गया। हमारे पास जब नेक्स्ट डेटा पॉइंट आया तो हम लोगों ने उस वैल्यू को अडॉप्ट कर लिया। मैंने ये एग्जैक्टली इसके ऊपर होगा, लेकिन जस्ट टू शो देम एज डिफरेंट सिग्नल्स मैं रेड कलर को थोड़ा सा साइड पे बना रही हूँ। अब हम लोगों ने इस डेटा सेट को या न्यूमेरिकल वैल्यू को होल्ड किया, ठीक है, और फिलअप करते गए हम उस टाइम ड्यूरेशन टी को, स्मॉल टी को, उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। अब अगला सैंपल आने के बाद हम लोगों ने एक तो ये कि वो उस वैल्यू को अडॉप्ट किया, ठीक है, अभी हम लोगों ने उसको होल्ड किया और यही चीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारे पास ये सिग्नल मौजूद है। तो अगर आप नोट करें कि हम लोगों ने एक्स के टी से वाई के टी जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो एक इस तरह का स्टेयर केस सिग्नल टाइप बना लिया, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक तो सिंपलेस्ट पॉसिबल रिकन्स्ट्रक्शन सिस्टम है और इसमें सिर्फ हमें प्रेजेंट डेटा वैल्यू या सैम्पल वैल्यू चाहिए, तो ये थोड़ा फास्ट भी काम करता है। उसके बरक्स जब हम एक स्टेप मज़ीद आगे जाएं और फर्स्ट ऑर्डर होल्ड की बात करें, तो फर्स्ट ऑर्डर होल्ड की एक तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगी वो दी जाएगी इस तरह। ठीक हो गया? अब आपको देख के पता चल रहा है, नहीं इधर टी होना चाहिए, कि आपको देख के पता चल रहा है कि इसमें एक तो मैथमेटिकल इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई एज कम्पेयर टू जीरो ऑर्डर होल, दो कंपोनेंट्स इसमें आ गए, ठीक है। और दूसरा अभी हम थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देखते हैं कि A1 किसके बराबर होता है, A1 कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो फिर आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सर्किट इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कम से कम एक्स के टी के दो सैम्पल पॉइंट्स चाहिए होंगे, ठीक है, एक kth पॉइंट और एक k माइनस 1th पॉइंट। तो दो डेटा पॉइंट्स हमारे पास होंगे तो हम एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल वाई के टी प्लस टी जनरेट कर सकेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी हमारे सिस्टम का नाम है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर होल्ड के बाद अभी हम सेकेंड ऑर्डर होल्ड भी देखेंगे या nth ऑर्डर होल्ड इन जनरल अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें n+1 डेटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स अब जितने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हमारे पास होंगे उतना बेहतर सिग्नल रिप्रोड्यूस होगा, नो डाउट इन दैट, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो भी होता जाएगा, ठीक है, बिकॉज उसको मेमोरी भी फिर ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि वो अगर ज़्यादा मेमोरी होगी उसके पास तो वो अपने पास इर्द गिर्द ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स इकट्ठा करके उनके दरमियान फिलअप बेहतर तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो जो आपके डेटा होल्ड सर्किट का ये सिस्टम का नाम है उससे अंदाज़ा होता है कि हम उसे कितने डेटा पॉइंट्स एटलीस्ट चाहिए ताकि वो सिग्नल को जनरेट कर सके डिस्क्रीट से कंटिन्यूस। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सर्किट अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम A1 देखना चाह रहे हैं कि A1 किसके बराबर होगा, तो हम सबसे पहले t को माइनस टी पुट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, यानी कि माइनस टी पुट करने का मतलब है कि एग्जैक्टली एक सैम्पल पहले हम देखना चाहते हैं कि इस इक्वेशन को, इक्वेशन क्या रिजल्ट देती है। यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस टी, ठीक है, प्लस एक्स के टी, ये चीज़ है, ये हमारे पास वैसे के वैसे आ गई, किसमें चेंज नहीं आया। ओके, और इसको अब हम ज़रा देखें तो ये लिखा जा सकता है इस तरह से, और जैसे कि हम लोगों ने पहले ये चीज़ इस्टेब्लिश किया, बताया कि सैम्पल पॉइंट्स पे एग्जैक्टली ये दोनों सिग्नल्स एक जैसे होंगे। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये सिग्नल बराबर होगा या न्यूमेरिकल वैल्यू उनके बराबर होगी अगर हम एग्जैक्टली सैम्पलिंग इंस्टेंस के ऊपर देखें, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें जो सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं, मतलब इस इंफॉर्मेशन को भी हम अब इसमें प्लग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन आ गई इस तरह से। अब थोड़ा सा मैनिपुलेट आगे पीछे करके अब हमने A1 को देखना है कि A1 क्या बनेगा। इसको मैं इरेज नहीं करना चाह रही क्योंकि इसी को हम तरह बाद में यूज़ कर लेंगे।
A1 हम लिख लेते हैं। A1 हमारे पास आएगा इस तरह से, ठीक हो गया। और फाइनली y के t प्लस t, इसी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट में लिखी थी ना। ये तो है मतलब प्लग इन करके जो माइनस टी लिखा था तो उसके साथ ही क्वेश्चन है, लेकिन जो शुरू में क्वेश्चन लिखी थी वहाँ पर आप A1 को प्लग इन कर सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि हमें 2 सैम्पलिंग इंस्टेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए फिलअप करने के लिए सिग्नल को। तो इस सूरत हाल में फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सर्किट कैसे सिग्नल बनाता है। लेट मी सी इफ ओके आई कैन यूज अनदर कलर मार्कर। तो हम बनाना चाह रहे हैं y के t प्लस टी। आई होप ये ब्लू कलर मार्कर और ये नज़र आ रहा होगा फर्स्ट ऑर्डर होल्ड के साथ। तो फर्स्ट ऑर्डर होल्ड इस तरह से बनता है, इसको डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन करेगा। अब ये ऐसे लेके जाएगा, ये इसको ऐसे लेके जाएगा, ये इसको ऐसे लेके जाएगा एंड सो, ठीक है। तो ये एक रैंप सिग्नल के तौर पे या ट्रायंगल सिग्नल के तौर पे फिलअप करता है कैप को, ठीक है। एक मतलब एक लाइन सेगमेंट जिसमें ज्वाइन कर दिया 2 सैम्पल पॉइंट्स को। तो फर्स्ट ऑर्डर होल्ड और सेकंड ऑर्डर होल्ड का डिफरेंस हमें इस तरह से नजर आएगा। अच्छा जी, आगे है हमारे, हम सेकंड ऑर्डर होल्ड को इतनी डिटेल से नहीं देखेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वो अब थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा इनसे। सेकंड ऑर्डर होल्ड जिसको अप्रॉक्सीमेटली या एटलीस्ट 3 पॉइंट्स चाहिए सिग्नल डेवलप करने के लिए, उसकी मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देती हूँ। आप प्लीज़ ट्राई करना कि आप इसको डेवलप कर सको। वो लिखी तो जाएगी इस तरह से, ठीक है। और हम जब अगर A1 और A2 फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो A1 हमारे पास पहले की तरह आएगा, विच इज़ गिवन लाइक दिस, ठीक है। तो मैं अभी एवेल्यूएट भी करके देखा। A2 हमारे पास आएगा ठीक है। ये मैंने लिखा है कि ओके लेट मी राइट 1/2 हियर, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है सारी टर्म के साथ, डिनोमिनेटर में तो टी स्क्वायर है, न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है, एक्स के टी माइनस 2 एक्स के मतलब के माइनस 1 इमीडिएटली जो पिछला इंस्टेंट है वो प्लस एक्स के माइनस 2t, ठीक है। तो यहाँ बस टोटल 3 टर्म्स न्यूमरेटर में आ गई और ओवरऑल ये A2 डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर ट्राई कर सकें तो प्लीज़ करें और देखेंगे ये हमारे पास हाउ डू वी एंड अप विद दिस टर्म, ठीक है, या A2 ये कैसे आता है। तो जो मैंने आपको चीज़ बताई थी वो ये भी थी कि हमें कम से कम 3 सैम्पलिंग पॉइंट्स या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चाहिए सेकेंड ऑर्डर होल्ड सर्किट के लिए। तो वो भी हमें यहाँ से पता चल रही है। अच्छा, अब ये सेकेंड ऑर्डर होल्ड सर्किट को अगर हम देखें तो वो एक थोड़ा सा वो पैराबोलिक एक बनता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मेसी हो गया है, लेट मी इरेज इट। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सिग्नल बने तो ये थोड़ा सा ना इस तरह का सिग्नल बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा कर्वी शेप या पैराबोलिक शेप जो है वो उसमें आ रही है, ठीक है। और जितना हम ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे इतना जो अप्रोक्सीमेशन है वो बेहतर होती जाएगी, ठीक है। ऑर्डर बढ़ाने का मतलब ये भी है सेकेंड ऑर्डर होल्ड या थर्ड ऑर्डर होल्ड के हम अपना जो रिकंस्ट्रक्शन फ़िल्टर है या जो उसका जो लो पास फ़िल्टर है उसको भी हम उसकी स्लोप बेहतर करें, ठीक है। मसलन अगर हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर होल्ड इस तरह से था तो फर्स्ट ऑर्डर होल्ड से थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा
और सेकेंड ऑर्डर होल उससे भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और मतलब हम बेसिकली अप्रोच करना चाह रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। प्लीज़ डोंट माइंड कि मैंने इसको बहुत सिमेट्रिक नहीं बनाया, ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक फिल्टर होगा ओमेगा इज इक्वल टू 0 के दोनों तरफ, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं कि हम सिग्नल को एग्जैक्टली या शार्पली उसको हम रिट्रीव कर सकें उसका जो सेंट्रल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो खैर ये जो है ना, ये रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर है। और इन जनरल अगर हम बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन को या मैथमेटिकली अगर हम देखने की कोशिश करें तो वहाँ पर जो आइडियल इंटरपोलेशन होती है, क्योंकि n को हम इन्फिनिटी लें तो ही जाकर वो बिल्कुल स्ट्रेट अब हमारा फिल्टर होगा। तो मैं अगर एक आइडियल इंटरपोलेशन की बात करें तो हम बेसिकली कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं एक सिग्नल y j ओमेगा, ठीक है। अपने x ऑफ n से हमने y ऑफ t बनाना है। अच्छा, ये हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म है बेसिकली ये हमारे पास आया है इस इक्वेशन से। ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है बेसिकली। उसके टाइम डोमेन इक्वेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए, ओके, कि हम जो y ऑफ t बना रहे हैं ठीक है, ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन जो फिल्टर है उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। जैसे हम लोगों ने अभी फर्स्ट ऑर्डर होल या सेकेंड या ये ज़ीरो का देखा, तो बेसिकली हमारा सिग्नल क्या करेगा कि उन मैथमेटिकल इक्वेशन से जो जो डीएसपी सिस्टम या डीएसपी फिल्टर इनपुट पे एक्स ऑफ एन लेगा और आउटपुट पे वाई ऑफ टी देगा, उसकी बेसिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगी जिसके साथ एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई होगा और ऑफ कोर्स हमें उस मैथमेटिकल प्रोसीजर के नतीजे में वाई ऑफ टी मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई उसकी टाइम डोमेन इक्वेशन। तो अगर हम इस इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म लें तो ये हमें ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मिलता है, ठीक है। वाई ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म, क्योंकि वाई टी कंटिन्यूस सिग्नल है तो वाई जे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्स ऑफ एन को हम ऐसे ही लिखेंगे, और जी आर टी का ट्रांसफॉर्म इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये शिफ्टेड सिग्नल है, ये शिफ्टेड एक्सप्रेशन है, तो साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आएगा। अच्छा, इसकी तरफ वापस आते हुए ऊपर वाली इक्वेशन से अगर हम कंटिन्यू करें, इसको हम समेशन के बाहर लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द समेशन वेरिएबल n। बाकी हमारे पास रह गया ये चीज़। और इसको हम थोड़ा क्लोजली अगर मॉनिटर करें तो एक्स ऑफ एन तो ऐसे ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा कैपिटल ओमेगा और इनटू टी मल्टीप्लाई होकर हमें स्मॉल ओमेगा या लोअर केस ओमेगा देंगे। अब यह एक्सप्रेशन हमारे पास थोड़ा मीनिंगफुल है। ये हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये आती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें कि जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है या एक्स ऑफ एन से वाई ऑफ टी लेने का प्रोसेस है, उसमें मैथमेटिकल अगर हम उसे समझने की कोशिश करें तो एक्स ऑफ एन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एक्स ऑफ ई जे ओमेगा बेसिकली इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द फंक्शन, ठीक है, जी आर जिसका ट्रांसफॉर्म है। इसके नतीजे में फिर हमें वाई जे ओमेगा मिलता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली या आइडियली मतलब आइडियल हम एक कोर्स एक
रिक्वायरमेंट रखेंगे तो हम इसे प्रैक्टिकली अचीव करने की कोशिश करेंगे। हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी इससे, हम किस तरह का चाहते हैं GR J ओमेगा। ये अगेन हमें जो जवाब मिलता है वो पहले तो हमें उसकी इक्वेशन में ज़रा लिख दूँ ताकि हमें उसका जवाब देने में थोड़ी सी आसानी हो। ये हमारे पास एक्स ए जे ओमेगा की इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास अगर एक्स ई जे ओमेगा हो तो हम क्या चाहेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड टी हो, ठीक है, ताकि ये जो 1/t वाली का फैक्टर है वो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। और ये टी कब से कब तक हो, आई एम सॉरी कि मैं इसको एक लाइन में नहीं लिख सकती, लेकिन ये इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये 0 हो अदरवाइज। अच्छा, y माइनस ओमेगा इज बाई 2 से ओमेगा इज बाई 2, बिकॉज इफ यू नो दिस इज अ प्रिंसिपल रेंज, तो उस रेंज का हम सिर्फ सिग्नल उठाएंगे या उसके साथ डील करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है। अच्छा, अब नाउ आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसका टाइम डोमेन सिग्नल कैसा बनता है। नॉट नेसेसरीली कि आप कर सकें, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का ट्रांसफॉर्म है, तो आपको थोड़ा सा अपनी ज़्यादा ही पुरानी नॉलेज रिवाइज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो प्लीज़ आप उसको ट्राई करें। और हमारे पास जो आइडियल रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम बनता है तो उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो सिंक फंक्शन होगा, ठीक है। और सिंक फंक्शन के बारे में आपको पता है कि ये एक नेवर एंडिंग फंक्शन होता है, तो टाइम डोमेन में तो हम कभी भी एक इस तरह का सिग्नल जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी हर पल्स ने -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जनरेट होना है। तो इस बात का मतलब ये है कि उसको एक तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स चाहिए होंगे, और उसके रिजल्ट में उसने हर दफ़ा एक इन्फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल जनरेट करना है, और फिर उसके बाद उसने एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बनाना है। तो ठीक है, तो ये हमें देखकर ही पता चल रहा है कि आइडियल सिग्नल बेसिकली बनाना बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है इन अदर वर्ड्स, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो आइडिया उसमें ये है कि एक एज लॉन्ग एज के एक पैराबोलिक सिग्नल हमारे पास जनरेट हो रहा है, तो वो एक बेहतर रिकंस्ट्रक्शन सर्किट या सिस्टम बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम आप लोगों ने करना है कि होपफुली आपके पास ये वाली जो किताब है एडवांस्ड DSP बाय मानुलाकिस, ये अवेलेबल होगी, नहीं तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं इसको उस पर रख दूँगी। मानुलाकिस एंड इंगल, ठीक है। उसके ये पेज कौन सा है इसका, 313, पेज 313 के ऊपर एक डायग्राम है 6.18, अच्छा 6.19 सॉरी, ठीक है, फिगर 6.19। इसको आप प्लीज समझने की कोशिश करें। जिनके पास किताब नहीं है, मैं उनके लिए या सबके लिए इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे बताने भी लगी हूँ, लेकिन किताब में थोड़ी सी डायग्राम ज़रा बेहतर शक्ल सूरत के साथ बनी होती है, तो हो सकता है कि थोड़ा जिन लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आती उनको थोड़ा किताब से अच्छा समझ आ जाए। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, और वो फिगर बेसिकली डील करती है इस टॉपिक को जो कि हम लोगों ने इसके बाद पढ़ना है। हम लोगों ने सैम्पलिंग पढ़ ली, हम लोगों ने रिकन्स्ट्रक्शन पढ़ ली, अब हम लोगों ने जो सैम्पलिंग
करने की एक बेसिक मोटिवेशन थी हमारी कि हम सैम्पलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए हमारे पास जनरली इतने अच्छे सिस्टम नहीं है, तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। डिस्क्रीट टाइम है क्योंकि हम बहुत बेहतर सिस्टम्स डेवलप कर चुके हैं या टेक्निक बहुत इवॉल्व हो चुकी है, तो समटाइम्स वी प्रेफर कि सिग्नल्स को डिस्क्रीट टाइम में ट्रांसफॉर्म किया जाए, फिर उनके साथ कुछ प्रोसेसिंग की जाए और फिर उनको वापस कंटिन्यूस टाइम डोमेन में कन्वर्ट किया जाए। तो ये जो मोटिवेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सिग्नल को सैम्पल करने के लिए। तो इसको हम बेसिकली जो टॉपिक प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, ठीक है, इसकी आई डोंट नो आज हम इसकी कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये जो टॉपिक है इसमें हम एक इंशाल्लाह न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की सैम्पलिंग सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। अब कमिंग बैक टू दिस फिगर 6.9, उसमें हम लोगों को ये बताया गया है कि हमारे पास लेट्स अज्यूम एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है जिसको एक्स ऑफ टी का ज़ाहिर में नाम दिया थ्रू आउट, और वो एक कंटिन्यूस टाइम एक एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। और अज्यूम करते हैं हम एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है, तो उसका जो ट्रांसफॉर्म है या स्पेक्ट्रम है उसको रिप्रेजेंट तो करेंगे हम एक्स ओमेगा से, और अगर हम उसको प्लॉट करें वर्सेस ओमेगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिग्नल बनता है। अज्यूम करते हैं हम एक बैंड लिमिटेड सिग्नल बनता है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा एच है, ठीक है। अब अगर हम आपको पता है कि सैम्पलिंग या डिस्क्रिटाइजेशन में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो सैम्पलिंग होती है, ठीक है। तो ये वर्सेस कंटिन्यूस टाइम टी था। अब यहाँ पे भी टी ही है, लेकिन टी को हम एन टी कह देते हैं, और हमारे पास कुछ मतलब जो भी एग्जैक्टली टाइम इंस्टेंट पे जिस तरह का भी सैंपल डेवलप्ड है हमें थोड़ा सा उस तरह का मिल गया। ये टी, ये 2t, ये 3t एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसकी सैम्पलिंग में क्वांटाइजेशन नहीं हुई, लेकिन उसके नतीजे में हर सिग्नल जो है वो, अच्छा मैं इस t इज इक्वल टू एन टी को नीचे लिख देती हूँ ताकि मेरे पास जगह थोड़ी सी यहाँ बन जाए। ओके, इस सैम्पलिंग के नतीजे में इसको वर्सेस ओमेगा में लिखनी थोड़ा सा आसान होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको स्मॉल केस लोअर केस ओमेगा लिख लेंगे। जो सिग्नल बना है डिस्क्रीटाइज होने के बाद वो कुछ इस तरह से है, यहाँ ये ओमेगा एस है, ठीक है, और ये माइनस ओमेगा एस है एंड सो ऑन, ठीक हो गया। अच्छा, इसको एक्स ऑफ एन टी हम कह सकते हैं। इसकी सैम्पलिंग अभी हुई है, अब इसके हम जब क्वांटाइजेशन करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये थोड़ी थोड़ी सी टर्म्स याद है। नहीं आ तो बेशक आप अभी यहाँ पॉज करके थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि क्वांटाइजेशन में क्या होगा। क्वांटाइजेशन में ये होगा कि हम बेसिकली इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम नेगेटिव एम्पलीट्यूड के दरमियान लेवल्स डिसाइड करेंगे ताकि हम क्वांटाइजेशन ताकि हम डिस्क्रिटाइजेशन इसके एम्पलीट्यूड डोमेन में भी इंट्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो हम उसकी कुछ मुनासिब से कुछ लेवल्स जनरेट करके तो उसकी कुछ क्वांटाइजेशन इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन का सिग्नल इस तरह का जनरेट हो जाएगा, और अज्यूमिंग कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क एम्पलीट्यूड्स में नहीं पड़ा हमारे पास, फॉर सम रीज़न काफ़ी सारे एम्पलीट्यूड लेवल मौजूद है, तो कोई थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सिग्नल हमारे पास बन गया, ठीक है। और मैंने अभी जानबूझ के इसके एक्स एक्सिस पे ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा लिखा है ताकि आपको ये भी पता चले कि अगर हमने एक्स जे ओमेगा वर्सेस
कैपिटल ओमेगा प्लॉट करना है तो कैसे हम करेंगे, वर्सेस लोअर केस ओमेगा करना है तो एक्स एक्सिस पे क्या लिखा जाएगा। ओके, तो चूंकि हमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता तो हमें ये तो अंदाज़ा है कि ओमेगा एच को लेट सपोज जिसके बाद हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक इस तरह की चीज़ हमारे पास आ जाती है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये अलबत्ता इट विल ऑलवेज बी 2 पाई। ठीक है, ये कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स एक दो सॉल्व करके आपको इंशाल्लाह थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जो कि बिल्कुल ये वाला मतलब सेंट्रल स्पेक्ट्रम और उसका जो इमीडिएट नेक्स्ट स्पेक्ट्रम है, इनके दरमियान का जो डेटा पॉइंट है, डेटा पॉइंट नहीं सॉरी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एग्जैक्टली मिडवे वो पाई है, पाई होती है -π/2 अगेन ये न्यूमेरिकल थोड़े सॉल्व करके फिर आपको उसका अंदाज़ा होगा। ओके, तो हम बस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ये बन गया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल सॉरी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास कुछ उसकी इस तरह की शक्ल सूरत है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम उसे लेट सपोज से किसी फिल्टर से पास आउट करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम वर्सेस एन लिखेंगे। आपको पता है कि जो हमारे पास फिल्टर से पास आउट होने के बाद टाइम डोमेन में मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी जाती है वो कन्वोल्यूशन होती है। ठीक है, एक्स ऑफ एन इज गेटिंग कन्वॉल्व विद एच ऑफ एन, जो भी हम एक फिल्टर से गुजार रहे हैं इसको। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि इस फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये जो स्पेक्ट्रम है हमारे पास, ठीक है, ये बेसिकली मल्टीप्लाई, ये दिस इज जेमे का, ये मल्टीप्लाई होगा उसी फिल्टर के उसी फिल्टर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी स्पेक्ट्रास की, यहाँ पे टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगी। तो अब चूँकि हम रैंडमली कोई हार्स फिल्टर तो यहाँ पे अज्यूम कर नहीं रहे, तो हम एक बस अज्यूम करते हैं कि कोई लो पास फिल्टर है जो कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को, तो उससे हमारी थोड़ी सी शार्पनेस कम हो गई है। कुछ इस तरह का हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल आ गया। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोगों ने ये किया कि अज्यूम किया कि एक लो पास फिल्टर है जो कि किसी भी ओमेगा सी से ऑनवर्ड्स फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करने दे रहा, तो हमारे पास कुछ इस तरह का लेट सपोज के आ गया सिग्नल। ठीक है, अब ये ओमेगा सी के ऊपर कट लग गया, दिस इज अगेन 2 पाई, ये -2 पाई। ठीक है, टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल का स्पेक्ट्रा गॉट मल्टीप्लाइड विद फिल्टर का स्पेक्ट्रम। ठीक है, और उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमारे पास कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम आ गया। हमने अज्यूम किया कि एक लो पास फिल्टर से हमने मल्टीप्लाई किया, उस लो पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है दैट इज ओमेगा सी। ठीक है, और इसके बाद हम इसको वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं टाइम डोमेन सिग्नल में। आप यहाँ पर ना एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट ज़रा ट्राई टू थिंक कि अगर हम इसको इसी सिग्नल को वर्सेस ओमेगा प्लॉट करें तो क्या बनेगा। ठीक है, क्या एक्स एक्सिस पे क्या लिखा जाएगा। अब ये जब सिग्नल एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से गुजरेगा, ठीक है, एंड अगेन डिपेंड अपॉन कि हम एक आइडियल रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर की बात करें तो कुछ इस तरह की हमारे पास चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इसको हम अगर वाई ऑफ टी कह देते हैं तो, और आइडियल चूँकि हमने कंसिडर किया, इसका मतलब है कि बहुत शार्प इसके, लेट मी मेक इट विद रेड कलर, कि बहुत शार्प इसके एजेस हैं। ठीक है, एंड दे आर अराउंड लोकेटेड एट -π/2 ठीक है, किसी किस्म की एलिसिंग नहीं हुई, कोई मसले मसाइल वाले कंपोनेंट्स नहीं जनरेट हुए प्रिंसिपल रेंज में। तो हमारे पास जो है अब फाइनली हमारे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का स्पेक्ट्रम विच विल बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, इस तरह का जनरेट होंगे। फोर्स ये जो अगर फिल्टर है तो हम इसका जो एम्पलीट्यूड है वो टी होगा, इसका एम्पलीट्यूड 1/t होगा, तो ये वापस हमें 1 होके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो अगर हम इस पूरे बोर्ड के ऊपर नज़र डालें तो ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से हमने स्टार्ट लिया,
कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को पहले सैम्पल किया, फिर क्वांटाइज किया। क्वांटाइज करने के बाद हम लोगों ने एक डीएसपी से इसको गुजारा, ठीक है। इसकी इंशाल्लाह न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे तो आपको थोड़ा सा और अंदाज़ा होगा कि मसलन अगर हम लोगों ने सिर्फ फ़िल्टरिंग ही करनी है ना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक लो पास फिल्टर की एग्जांपल ली है, तो भी अगेन इट्स बेटर कि हम उसकी डिस्क्रीट टाइम फिल्टरिंग करें, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम फिल्टर्स आर बेटर, दे आर लेसर एक्सपेंसिव, दे आर बेटर इन परफॉर्मेंस, ठीक है। हमने वो लो पास फिल्टरिंग उसकी कर ली और फिर हम लोगों ने वापस उसको रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर के थ्रू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया या ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो बोर्ड है, इस वक्त ये पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, जिसमें स्टार्ट पे या स्टार्ट ये वाला सिग्नल एक्स ऑफ टी, या एंड पे हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, दरमियान है हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स और उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो इसकी इंशाल्लाह एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ आप मानुल लाकिस की बुक देखें, अदरवाइज़ बुक नहीं मिलती तो उस तस्वीर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो नाउ इट्स अप टू यू। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो हम यहीं इसी सिस्टम की न्यूमेरिकल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।